गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ जोश। चलो ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त? पिछली क्लास में हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स देखा था और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में मैंने आपको कहा था कि सर अगर हमारा गुड्स जीटीए ट्रांसपोर्ट करता है और कुरियर वाले ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ऑलवेज ऑलवेज क्या फ्लेक्सिबल। पर सर जीटीए वालों को एग्जम्पशन देके रखिए। अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को गुड्स दे रहा है, अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को गुड दे रहा है, या जीटीए गवर्नमेंट को गुड्स दे रहा है जिसने रजिस्ट्रेशन लेके रखा है एज अ टीडीएस डिडक्टर, तो अगर जीटीए इन तीन स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ रेसिपिएंट को सर्विसेज देता है तो वहां पे भी क्या है, एग्जम्पशन है। अब सर जीटीए को एक और एग्जम्पशन दी गई है। एक और एग्जम्पशन कौन सी दी गई है कि अगर हमारा जीटीए डोरेमोन वाले गुड्स देता है। कौन से गुड्स देता है? डोरेमोन। सर ये डोरेमोन में क्या क्या आएगा तो बोलो यार। डिफेंस मटेरियल, ऑर्गेनिक मैन्योर, रिलीफ मटेरियल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, दिस इज मिल्क, नॉट मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। और फिर वो ऑर्गेनिक मैन्योर और ये सारे अगर हमारे डोरेमोन वाले गुड्स जीटीए देता है तो भी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। बोलो इतनी बात आपको क्लियर है क्या? और सर जीटीए अदर देन अबव देता है तो ऑलवेज ऑलवेज फ्लेक्सिबल। पहले ऐसा भी एग्जम्पशन हुआ करता था 1500 और 750 वाला, अब ये सारे एग्जम्पशन हट चुके हैं। अब सिर्फ यही बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो पहले क्या था उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अभी लेटेस्ट लॉ का प्रोविजन क्या है ये, बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है। पानी की बोतल चलो देखो यार ध्यान से। तो जीटीए के केस में हमने देखा था कि जीटीए एंड कुरियर ऑलवेज ऑलवेज टैक्सेबल, और अगर अदर्स है तो अदर्स इज ऑलवेज व्हाट, एग्जेम्प्ट। सर अदर्स में कौन सी गाड़ियां आ गई? तो अदर्स में आपके ये, ठीक है, आपकी ओन व्हीकल, खुद की व्हीकल से लेके जा रहे हो तो सिर्फ जीटीए एंड कुरियर क्या है, टैक्सेबल। बोलो बात क्लियर है क्या? बस उसके बाद सर अगर रेल से भी गुड्स जा रहा है तो भले रेल से जाए भले जीटीए से जाए, गुड्स इज ऑलवेज ऑलवेज टैक्सेबल। रेल एसी वाली हो नॉन एसी हो, वो पैसेंजर में बात करी। क्या गुड्स में ऐसा कुछ है? नहीं, गुड्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सर जो हमने वहां पे डोरेमोन की बातें पढ़ी थी, सेम डोरेमोन की बातें कहां पे भी एप्लीकेबल है, रेल में। और रेल में एक और स्पेशल पॉइंट है कि अगर रेलवे के इक्विपमेंट रेल से जा रहे हैं तो एग्जेम्प्ट, और अगर वही रेलवे के इक्विपमेंट जीटीए के थ्रू जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है सर। अगर गुड्स फ्लाइट से जा रहे हैं तो किससे जा रहे हैं, फ्लाइट से। अब पहले तो ऐसा होता था कि फ्लाइट से भी जो गुड्स जाते थे ना उसको हम ऐसा बोलते थे कि यार अगर इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो एक्सपोर्ट है तो हम इस पे कोई जीएसटी नहीं लेंगे। फिर सरकार ने बोला नहीं भाई, हमको लॉ को अमेंड करना पड़ेगा। दो जगह अमेंडमेंट लाए। एक अमेंडमेंट तो लाया वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में सरकार ने सीधी सी बात बोली कि अगर हमने जहां पे गुड्स दिए हैं वो बन जाएगा क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अब ऐसा है कि अगर आपके गुड्स कोई भी फ्लाइट से जा रहे हैं, नाउ इट इज व्हाट, टैक्सेबल। ठीक है। तो पहले 30 सितंबर 22 तक एग्जेम्प्ट होता था। आपको पहले की तारीख याद रखने की जरूरत नहीं है। आज का रिलेवेंट प्रोविजन क्या है कि फ्लाइट से कोई भी गुड्स जाएगा, चाहे इंपोर्ट होके इंडिया में आए चाहे एक्सपोर्ट होके इंडिया के बाहर जाए, फ्लाइट से कोई भी गुड्स जाएगा दैट इज ऑलवेज ऑलवेज व्हाट, टैक्सेबल।
ठीक है, बोलो इतनी बात आपको क्लियर है क्या? अब समझना ध्यान से बेटा, सैटेलाइट लॉन्चिंग, अभी देश में वो सैटेलाइट लॉन्च हुई थी ना, कौन सी हुई थी? नाम उसका चंद्रयान, आदित्य। अच्छा, देश क्या चाहेगा कि सैटेलाइट लॉन्च हो या सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो? तो सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज पे जीएसटी लगाए या एग्जेम्प्ट करें? एग्जेम्प्ट। पहले तो सरकार ने बोला था कि अगर सैटेलाइट लॉन्च की सर्विसेज इसरो दे दे, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन दे दे या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड दे दे वो एग्जेम्प्ट, पर फिर सरकार ने बोला, इसको अमेंड करके सरकार ने अपना दिल बड़ा करा और दिल बड़ा करने के बाद बोला कि अगर अब सैटेलाइट लॉन्चिंग की सर्विसेज कोई प्राइवेट एंटिटी भी दे देगी ना, तो भी क्या एग्जेम्प्ट। तो सर एक बात बताओ, इसरो दे दे तो एग्जेम्प्ट, अंतरिक्ष दे दे तो भी एग्जाम, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड दे दे तो भी एग्जाम, और अभी एक और अभी रिसेंट अमेंडमेंट लाया क्योंकि देश में बहुत सारे सैटेलाइट बढ़ रही थी और हम भी चाहते थे कि देश के सैटेलाइट बढ़ाने में अगर कोई प्राइवेट एंटिटी फीस ले रही है तो उसको भी क्या कर दो, एग्जाम कर दो। ठीक है, ये ध्यान रखना, रिलेवेंट अमेंडमेंट्स रहते हैं, कभी कभार एग्जाम में वो या तो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लेता है या कभी कभार मेन क्वेश्चन का पार्ट बना के भी वो पूछ लेता है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? इसके बाद राजा एक सिंपल परमिट लेना पड़ता है, जितने भी जीटीए वाली गाड़ी है ना उनको क्या लेना पड़ता है, परमिट। कोई भी गाड़ी ऐसे इधर से उधर नहीं जा सकती, तो इन्हें जो परमिट लेना पड़ता है, नेशनल परमिट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए। तो सरकार ने बोला अगर आप परमिट ले रहे हो, या तो आप इंडिया के बाहर जा रहे हो या कोई कंटिगियस स्टेट पे जा रहे हो, तो जो नेशनल परमिट की फीस है ना, इसके ऊपर भी हम कोई जीएसटी की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पशन चैप्टर क्या है ना, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पशन है, तो बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पशन है, अब इतना ध्यान में नहीं रहता। मेन एग्जाम्पशन वो चैरिटेबल वाला है, एग्रीकल्चर वाला है, और फिर वो एंटरटेनमेंट वाला है, और फिर वो एजुकेशन वाला, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट, और वो हॉस्पिटल वाला, और फिर तो बहुत सारे एग्जाम्पशन है जो आपको एग्जाम के एक दो दिन पहले बस एक बार रीडिंग मार के जानी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पशन चैप्टर सबसे ज्यादा बार रिवीजन मांगेगा, इसको कम से कम 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो चीजें दिमाग में बैठेगी। ठीक है, हाँ बेटा, कुछ भी नहीं है, फ्लाइट से अब कोई भी गुड्स जाएंगे तो आप टैक्सेबल। पहले एग्जाम्प्ट हुआ करता था, पहले ऐसा था कि 30 सितंबर 2022 तक अगर आपने एक्सपोर्ट करा तो वो जो फ्लाइट के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है उस पे जीएसटी एग्जाम्प्ट करते थे, अब बिल्कुल हटा दिया, सब हटा दिया, फ्लाइट से कोई भी गुड्स जाएगा क्या रहेगा, टैक्सेबल। ठीक है, दोनों टैक्सेबल। हाँ राजा, और सपोज करो आपकी गाड़ी, ठीक है, अब बेटा गाड़ी आप एक जगह से दूसरी जगह पे घुमाओगे, थ्रू आउट द इंडिया घुमाओगे, आपको परमिशन लेना पड़ेगा आरटीओ से, तो आरटीओ से जो परमिशन लेना पड़ता है उसके पैसे लगते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, नेशनल परमिट। तो ये जो नेशनल परमिट के पैसे वैसे लग रहे हैं, इसके ऊपर भी हम कोई जीएसटी की बातें नहीं करते। ठीक है, बोलो जीटीए, देखो जीटीए में क्या ध्यान रखना है, वो डोरेमोन ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें कोई ध्यान में रखोगे तो भी चलेगा, एग्जाम में बार बार वो डोरेमोन में से आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक और चीज सर, नेपाल और भूटान में अगर कोई भी खाली गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी हमारे नेपाल और भूटान में गई और वहां पे सामान उतारने के बाद वहां से खाली कार्गो इधर आया, उसको बोला जाता है क्या, ट्रांजिट कार्गो। तो इसका क्लैरिफिकेशन आया कि भाई अगर ट्रांजिट कार्गो, खाली कार्गो नेपाल और भूटान से आ रहा है तो भाई इसके ऊपर जीएसटी की बात करेंगे या नहीं करेंगे। देखो सिंपल सी बात है कि भाई आ कौन सा कार्गो रहा है, खाली कार्गो आ रहा है, तो अगर खाली कार्गो आपका नेपाल और भूटान से आ रहा है तो उसके ऊपर भी हम कोई जीएसटी की बातें नहीं करेंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, एग्जामिनेशन चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ा जाता, इसको याद नहीं करते कि हाँ रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड, इसमें बस क्रक्स ध्यान रहना चाहिए। एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है, उस बड़े क्वेश्चन में छोटी छोटी बातें पूछता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है
डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पशन गिवन इन द केस ऑफ नेपाल और भूटान, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो अपन अभी ये काम करेंगे, जैसे एग्जाम्पशन हो जाएगा 9 नंबर का क्वेश्चन सीए फाइनल का अपन करेंगे, आप करोगे, ठीक है। तो फिर आपका कॉन्फिडेंस यहां तक पहुंच जाएगा, आप बोलोगे यार इतना सिंपल क्वेश्चन फाइनल में आता है, अरे बहुत सिंपल, जीएसटी तो सिंपल ही है, फिर भले फाइनल का क्वेश्चन हो या इंटर का क्वेश्चन हो, जीएसटी तो जीएसटी है, ठीक है। तो एक बार पूरा एग्जाम्पशन होने दो, फिर अपन वो बड़ा क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। हाँ, अब इधर ध्यान दो, एक सर्कुलर आया है, शांति से बताना, आप मुझे सर्कुलर आने से पहले आप मुझे बताना क्या होना चाहिए। आपका क्या नाम है? श्याम। चलो देखें आपका कितना दिमाग चलता है। छोड़ो सर्कुलर, क्या हुआ ना, साहिल सर का काम है मिनरल्स को रेलवेज पे लेके जाने का, ठीक है। सर को क्या करना है, जो भी मिनरल से गाड़ी लानी है, जो भी मिनरल से जो भी सारी चीजें हैं उसको कहां पे लेके जाना है, रेलवेज। रेलवेज की जो साइडिंग होती है, जो रेलवेज का बेनिफिशियरी प्लांट होता है वहां पे उतारते हैं। श्याम दादा का बहुत बड़ा काम है, श्याम दादा गाड़ियां किराए पे देते हैं। श्याम दादा क्या किराए पे देते हैं, गाड़ियां। इसका मतलब है श्याम दादा कौन हुए, जीटी। एक तो श्याम दादा खुद ही आ जाएंगे और खुद ही ये काम करेंगे। मैंने बोला नहीं 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 श्याम दादा, आप तो एक काम करो, ये जो गाड़ी है ना आपकी, ये दे दो किस पे, रेंट पे, और इसके साथ एक दे दो आप अपना कौन, ड्राइवर। लॉजिकली मुझे आप बताना, ये जीटीए की सर्विसेज है कि ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है। तो डाउट यही आया। डाउट क्यों आया, छोड़ो गया तेल लेना सर्कुलर, आप समझो ना डाउट क्या आया, फिर ऐसे 100 सर्कुलर तो आप लेके आना। डाउट सिंपल सा इतना आया कि अगर साहिल सर श्याम दादा को बोल रहे हैं कि श्याम दादा एक काम करो, आपकी गाड़ी दे दो और गाड़ी के साथ ड्राइवर भी दे दो, श्याम दादा खुद कौन है, जीटी। अब ये बताओ कि भाई मैं श्याम दादा को जीटीए मानूं और जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को सर्विसेज दे रहा है तो एग्जाम कर दूं कि सर यहाँ पे ये जीटीए की सर्विसेज तो है ही नहीं, यहाँ पे सर्विसेज किसकी है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। बोलो बात क्लियर है क्या? तो यार देखो ध्यान से, लॉ पढ़ते कैसे है ना वो ज्यादा मैटर करता है। पूरी किताब आप खुद पढ़ दो, पर किताब को पढ़ना कैसे, समझना कैसे, तो पहले दिमाग लगाया जाता है। मैं आपको ये भी बोल सकता था कि देखो बेटा ऐसा, पहले खुद सोचो कि यार ऐसा बनाया है तो हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। अब आप पुष्टि करो कि हाँ भाई ये सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो बहुत बच्चे बोलते हैं ना सर ऑडिट में 84 कैसे आए, क्योंकि जब मैं ऑडिट पढ़ता था मैं किताब नहीं खोलता था, मैंने खुद ऐसे सोचता था कि अगर मैं ऐसा ऑडिटर ऑडिट करता तो क्या क्या चीजें ध्यान रखता, फिर किताब से मैच करता था, ठीक है। तो हमेशा पढ़ने का थोड़ा जो आपका स्टाइल है ना उसको क्या करो आप चेंज करो, दिमाग लगाना सीखो। तो देखो यार ध्यान से देखो, इशू क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल विद इन अ माइनिंग एरिया फ्रॉम माइनिंग पिट टू रेलवे साइडिंग बाय vehicle deployed with the driver for a specific duration of time। तो सर ये एग्जेम्प्ट रहेगा या नहीं रहेगा? तो सर हमने यहाँ पे देखा कि सर टिपर, डंपर, लोडर, ट्रक्स आर गिवन ऑन हायर। यहाँ पे सर सर्विसेज कौन सी है, रेंटल। दिस इज नॉट अ सर्विसेज ऑफ जीटीए, दिस इज अ सर्विसेज ऑफ रेंटल। जहां पे मैंने श्याम दादा से गाड़ी तो ली, अब मेरे को चलाना थोड़ी आती है, अरे वो ट्रैक्टर चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो श्याम दादा को मैं बोलूंगा श्याम दादा गाड़ी भी दे दो, और गाड़ी के साथ श्याम दादा एक और जना कौन दे दो, ड्राइवर। अच्छा कौन डिसाइड करेगा चलाना? मैं बोलूंगा ड्राइवर आगे, ड्राइवर पीछे, ड्राइवर सामान उठाओ, ड्राइवर सामान डालो,
किसकी चलेगी? मेरी चलेगी, क्योंकि मैंने श्याम दादा को रेंटल के साथ ऑपरेटर लिया है। दिस इज अ कंपोजिट सप्लाई, और जहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? रेंटल। ठीक है, तो जो रेंटल का रेट लगेगा उसके हिसाब से ये जीएसटी का रेट लग जाएगा। तो क्या ये एग्जम्प्ट है क्या? ना 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 ना, ये एग्जम्प्ट नहीं है। आया समझ में? तो यार समझना, अगर एग्जामिनर इतना टफ नहीं बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि हमने मोटर व्हीकल रेंट पे लिया है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं ना, राइस का ही काम कर रहे हैं, राइस को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहे हैं। एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल, देखो आपने पढ़ा था कि जो जीटीए है अगर वो राइस ट्रांसपोर्ट करता है तो क्या होता है? एग्जेम्प्ट। पर अभी मैं जीटीए की सर्विसेज ले रहा हूं या मैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ले रहा हूं? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल इज टैक्सेबल। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया राजा। इसके बाद जो एग्जामिशन है वो है हमारा सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर में जो सबसे शानदार एग्जामिशन है वो है हमारा ओल्ड एज होम। ठीक है, सब लोगों के पापा मम्मी तो जिंदा होंगे, अज्यूमिंग, बहुत बढ़िया। बेटा क्या होता है ना, एक उम्र के बाद पापा मम्मी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सही बात बता रहा हूं। एक उम्र के बाद पापा मम्मी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं मेरे घर की बात बता रहा हूं, ठीक है, मेरी बात नहीं बता रहा हूं। जो मेरी मम्मी है, ठीक है, मेरी मम्मी की मम्मी मतलब मेरी नानी, अब नानी की एज हो गई है 75 के अबव। अब नानी बेड से उठ नहीं पाती है, अब भाई संभालने की दिक्कत है। बेटा कुछ लोग तो अच्छे होते संभाल लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई साहब कहां डालो इनको, ओल्ड एज होम्स। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ने ओल्ड एज होम बना के रखे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी ट्रस्ट। अगर आप ओल्ड एज होम में डाल रहे हो उस इंसान को जिसकी एज 60 इयर्स और मोर है, और जहां पे ओल्ड एज होम आपसे ले रहा है सिर्फ कितने? 25,000। 25,000 पर मंथ पर मेंबर। तो ये जो 25,000 पर मंथ पर मेंबर है इसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। सर एक बात बताओ, इस 25,000 में क्या क्या शामिल है? तो राजा इस 25,000 में सब चीज शामिल हो गई, खाना भी शामिल हो गया, केयर भी शामिल हो गया, फिर उनका रहना भी शामिल हो गया, तो हर चीज शामिल हो गई किसमें? 25,000 रुपए। सर एक बात बताओ, अगर चार्जेस 25,000 से ज्यादा है, फॉर सपोज करो कितने, तो यार ये पूरा 26,000 इज टैक्सेबल। फॉर सपोज करो पापा की एज है 59, पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए कि यार 59 में हम हमारे पिताजी को संभाल नहीं पा रहे हैं और कहां पे डाल रहे हैं? ओल्ड एज होम। सर ओल्ड एज होम अलाउ करेगा क्या? बेटा ये तो बने ही है तुम जैसे नालायकों के लिए, जो लोग अपने पापा मम्मी को घर से बाहर कर रहे हैं। तो सर अगर 59 है तो सरकार तो सिंपल सी एक बात बोलती है कि 59 है तो भले चार्जेस 22,000 हो, 24,000 हो, पूरा क्या हो जाएगा? टैक्स से। बोलो बात क्लियर है क्या? ओल्ड एज होम क्लियर है क्या? कभी डालोगे क्या पापा मम्मी को ओल्ड एज होम? ठीक है, बोल रहे हो कि सच्ची में? देखो एक चीज याद रखना हमेशा, मेरे को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। पता है यू आर ब्लेस्ड कि जब सुबह को उठे तो हमारी सांस चल रही है और पापा की भी सांस चल रही है और मम्मी की भी सांस चल रही है। आपको क्या लगता है, मेरे इतने सारे बच्चे रहते हैं, एक स्टूडेंट था मेरा, मतलब मैंने कुछ दिन पहले उसके पापा से बात करी थी, वो पढ़ाई नहीं कर रहा था। कुछ दिन के बाद वो बिल्कुल, उसके पापा डेथ हो गई उनकी, सुबह को मॉर्निंग वॉक करके आए, बेड पे सोए और जैसे ही बेड पे सोए आधे घंटे के अंदर तो पापा गॉन। ऐसा कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो हमेशा याद रखना यार, देखो पापा को अपन कभी भी ऐसा अलग करते हैं, डू हग देम। पापा को कोई हक करते ही नहीं, बेचारा बाप ऐसा रहता है ना, वो बेचारा बहुत सूना रहता है, वो कभी कुछ नहीं बोलेगा आपको। जब मैं सीए बना था ना, तो मेरे पापा को जैसे मैंने बोला कि भाई सीए बन गया, उस टाइम हमारे देश में 2400 चार्टेड अकाउंटेंट्स बने थे, इतने सारों में से 2400। तो अब जैसे ही बना था तो पापा को मैंने देखा, तो पापा ने बोला अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वो बाप इतना नादान है, आपकी तारीफ भी नहीं कर सकता आपके सामने।
फिर बाद में जब मैं दूर गया तो फिर मेरे को रिश्तेदारों का फोन आया, बोले पापा फोन पे रो रहे थे। तो अब समझो मजबूरी कि वो तुम्हारे सामने रो भी नहीं सकता, क्योंकि एक होती है फीमेल, तो मम्मी को बताओगे तो मम्मी तो पूरे मोहल्ले को बता देगी और आपके सामने हंसेगी, आपके सामने रोएगी। बाप का दर्द इतना गहरा है ना कि वो बेचारा आपके सामने कुछ बोल भी नहीं सकता। ठीक है, तो यार हमेशा याद रखना, कभी भी कुछ भी हो जाए, पापा मम्मी को गिफ्ट देते रहा करो टाइम टू टाइम, उनसे बात करा करो। रोज जितने भी हॉस्टल के बाहर है, जो भी इंदौर के बाहर से आए, कम से कम 30 से 40 मिनट रोज पापा मम्मी से बात करा करो, रोज। देखो वो एक जाकिर खान बोलता है ना कि यार वो सारे, एक बात मैंने सुना था जाकिर खान का, तो वो एक बार बोलता है कि बेटा सब बढ़िया चल रहा है, हाँ। बोले खाना पीना सब बढ़िया चल रहा है, हाँ। तो फिर वो पूछता है बच्चा कि यार मम्मी आप ही को इतने सारे डाउट है क्या? तो मम्मी बोलती है कि बेटा पूछ मेरी, सवाल तेरे सारे पिताजी के। ठीक है, तो हमेशा याद रखना बेटा, आपको भी नहीं मालूम है कि वो दिन कब रहे जब उनकी साया दूर हो जाए। ठीक है, तो एक बार मैं ऐसे मोटिवेशन आधा एक घंटा दे रहा था, भाई एक लड़की इतना रोई, फिर मैंने बोला क्या हो गया बेटा? तो फिर उसने बताया कि सर मेरी मम्मी नहीं है, छोड़ के चले गई थी। फिर एक और लड़का था, फिर वो लड़का तो अभी उसका CS का अटेम्प्ट था, वो पता नहीं उसका तो ऐसा डिप्रेशन का लेवल वो जा ही नहीं रहा है, वो जरा पढ़ने बैठता है, बोले सर पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मम्मी की याद आ रही है। तो यार ऐसा नहीं करना है, ऐसे काम हमको कभी भी जिंदगी में नहीं कर रहे। ठीक है, चलो आ जाओ यार वापस से टॉपिक पे। सोशल वेलफेयर के केस में अगर ओल्ड एज होम है, CGSG रिकॉग्नाइज्ड ट्रस्ट, अगर 60 साल या उससे ज्यादा है एज, और अगर कंसिडरेशन कितना है 25,000 रुपए पर मंथ पर मेंबर, तो वहां पे कोई GST की बातें नहीं होगी। ठीक है सर, सेकेंड है हमारा फेयर प्राइस शॉप। सर ये फेयर प्राइस शॉप क्या है? तो फेयर प्राइस शॉप है सिंपली राशन की दुकान। यहां पे शॉप, यहां पे है कंज्यूमर, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है ना कि यार कंज्यूमर को जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सस्ते में मिलनी चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी शॉप्स अपॉइंट करके रखी है जिन्हें आप प्यार से बोलते हो राशन की दुकान। अब सर क्या होगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया शॉप वालों ये काम करो, आप हमको सर्विसेज दो, आप ये जो भी राशन है, जो भी फूड ग्रेन से, किसको बेचो? कंज्यूमर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला शॉप वालों हम आपको क्या देंगे? कमीशन। अच्छा कौन सप्लायर कौन रेसिपिएंट? सर सप्लायर हो गया कौन, कौन रेसिपिएंट? सीजी। तो ये शॉप वाले भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को किस बात की सर्विसेज दे रहे हैं? ये शॉप वाले भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को फूड ग्रेन्स आगे बेचने की सर्विसेज दे रहे हैं। और तो यहाँ पे जो कमीशन है ना, इस कमीशन के ऊपर GST की बात नहीं होगी। एक टफ क्वेश्चन पूछूं, ये जो शॉप वाला आगे कंज्यूमर को बेच रहा है, क्या इसके ऊपर GST की बात होगी? 100% होगी। बस शर्त यह है कि शॉप वाले का टर्नओवर क्रॉस हो जाए। अच्छा शॉप वाला क्योंकि इंट्रा स्टेट ही बेचेगा तो टर्नओवर की लिमिट कितनी? 40। तो अगर शॉप वाले का टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस हो गया तो जब शॉप वाला बिल बनाएगा तो उसको कंज्यूमर से GST लेना पड़ेगा। एग्जम्प्ट क्या है? ये कमीशन एग्जम्प्ट। बोलो बात क्लियर हुई क्या? का सर इसके बाद है हमारा NPO। NPO स्टैंड्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब सब समझना, NPO में एक बहुत शानदार एग्जम्पशन है। कितने जने सोसाइटी में रहते हैं? ऐसा कोई ना कोई तो सोसाइटी में रहने वाला होगा। ठीक है, मुंबई में अक्सर लोग सोसाइटी में रहते हैं या फ्लैट्स में रहते हैं या गोकुलधाम सोसाइटी। इन सोसाइटी को एक नाम दिया जाता है रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। जैसे हमारे तारक मेहता में वो जो गोकुलधाम सोसाइटी के सब मेंबर्स हैं उनका एक ग्रुप बना दिया। अब देखो ध्यान से बेटा, ये RWA आपसे हर महीने मेंटेनेंस फीस लेगा। हर महीने आपसे क्या लिया जाएगा? मेंटेनेंस फीस।
फिर ये RWA आपके लिए गुड्स लेके आएगा, आपके लिए सर्विसेज प्रोक्योर करेगा, सोसाइटी में इतने सारे फंक्शंस होंगे, सोसाइटी में पार्टी होगी, तो ये सारा पैसा किसके पास जाएगा? RWA क्या है? रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। सब सोसाइटी वाले लोगों ने मिलके एक एसोसिएशन बना दिया। अब देखो, सरकार ने बोला देखो मुंबई के केस में ये बहुत सारा है, अपने इंदौर में तो इतना नहीं है, तो मुंबई में बहुत ज्यादा होता है, और सरकार ने बोला देखो मुंबई में ज्यादा भी होता है और वहां पे हमको लिमिट ये 500,000 नहीं रखनी पड़ेगी। तो ऐसी लिमिट पता है कितनी रखेगी? 7,500। 7,500 पर मंथ पर मेंबर। अगर आपसे RWA वाले कितने ले रहे हैं? 7,500। बहुत ही ज्यादा होते, आपको लग रहा है ज्यादा होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। आप क्या सोचते हो इंदौर के हिसाब से दुनिया कहाँ की पहुंच गई? तो मुंबई में 7,500 रुपए मेंटेनेंस चार्जेस कोई बड़ी बात नहीं है। वह घर है 4-4, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ के, तो 5 करोड़ के 10 करोड़ के घर में इतना मेंटेनेंस लगता है। इनफैक्ट इंदौर में भी कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे मेंटेनेंस लगता है कितना? 10,000 रुपए पर मंथ पर मेंबर। अगर मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 रुपए तक है तो कोई GST वीएसटी की बातें नहीं होगी, पर अगर मेंटेनेंस चार्जेस 9,000 है तो फिर तो हम GST की बातें करेंगे। अब एक बात बताओ, देखते हैं आपका दिमाग कितना चलता है। आखिरी वाले भाई क्या नाम है तुम्हारा? रोहित। आज सजा के लिए रेडी रहना। तो रोहित भाई एक सोसाइटी में रहते हैं, और रोहित भाई के साथ रोहित के 4 दोस्त भी रहते हैं। हाँ, अंगूर, मंगूर, लंगूर। तो अंगूर, मंगूर और लंगूर। तो टोटल कितने जने रहते हैं भैया? 4। अभी एक और आ गया लंगूर। चलो, तो रोहित भाई के साथ टोटल कितने जने? 4। अब भाई देखो, लड़कों की दोस्ती तो गहरी होती, अलग अलग घर थोड़ी लेंगे। फ्लैट कितने? ठीक है। एक बात बताओ, इसका सर्कुलर आया है, पर सर्कुलर गया तेल लेने। आप बताना अपना दिमाग लगा के, 4 मेंबर के हिसाब से 7,500 इंटू 4 कर दूं कि सर एक मेंबर मांगू? मेंबर किसके हिसाब से मानो? इसका सर्कुलर आया, मेंबर मानो किसके हिसाब से? अरे ऐसे मेंबर मानोगे तो फिर ये लॉ बनाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। वो फिर लंगूर, अंगूर, मंगूर सब आ जाएंगे, और 5-6 जने और 10 जने आ जाएंगे। फिर हम सरकार को ही पत्ता काटेंगे, सरकार को बोलेंगे लिमिट कितनी? 7,500। ये हमारे घर में हमारा डॉगी भी रहता है, तो 7,500 पर मंथ पर मेंबर। और मेंबर की काउंटिंग कैसे होगी? एज पर फ्लैट। बेटा ये जो लड़की है ना, क्या नाम है बेटा आपका? देवांशी। देवांशी के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। देवांशी ने 2 घर लेके रखे। एक घर में तो देवांशी खुद अकेले रहती है, दूसरा घर इसलिए लेके रखा है कि कभी कोई दोस्त आ गया तो देवांशी तो अलग ही रहेगी और दोस्तों को अलग रहेगी। इसको तो बोलते रही सी, उसके जैसे नहीं अंगूर तुम भी इधर आओ, मंगूर तुम भी इधर आओ, लंगूर तुम भी इधर आओ। ये रही सी। मुझे एक बात बताओ, देवांशी मैडम के घर कितने? 2। सर अभी रह कितने रहे? 1। तो सर हमको उससे मतलब नहीं है रह रहे हैं यहाँ नहीं रह रहे। तो अगर 2 घर लिए तो मेंबर भी कितने मान लेंगे? बोलो यार, बात क्लियर है क्या? तो सर RWA के केस में हमने सिंपल सी यही बात देखी कि सर अगर हमारा RWA का कंट्रीब्यूशन कितना है, 7,500 रुपए तक है, तो कोई GST की बात नहीं होगी। पर अगर 7,500 से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 9,000 है, तो पूरा अमाउंट GST के दायरे में आ जाएगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? अच्छा, माना कैसे जाएगा? 2 फ्लैट, कितने मेंबर? 2 मेंबर। और अगर एक फ्लैट ओन करते हैं तो कितने मेंबर? सर 1 मेंबर। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? एक पूछू क्वेश्चन, अगर बात क्लियर है तो कहाँ है वो? क्या नाम था इसका?
चल बेटा रोहित बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है बट ठीक है, क्या दिक्कत है, तुम तो रोहित हो ना। कोई भी ये डाउट ना पूछे सर एक फ्लैट में कैसे रहेंगे, सब रह लेंगे, तुम्हें क्या दिक्कत है। ठीक है, शाम और वाइफ को साथ में रहना ना, 11 बच्चे तो अलग अलग रह सकते हैं ना। मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन को टफ बना रहा हूं, रोहित जी तैयार रहे आप। ठीक है, समझा देता हूँ। सोसाइटी है, RWA है, टर्नओवर है कितना, 18 लाख रुपए। राम भाई है, 3 फ्लैट, चार्जेस है 8,000 पर मेंबर। और श्याम भाई के साथ पूरा वाइफ, 11 बच्चे, 3 कुत्ते रहते हैं। पर श्याम भाई का घर सिर्फ कितना है, 1 फ्लैट है और चार्जेस है 7,000 रुपीज पर मेंबर। आपको बताना है कितने पे टैक्स लगेगा और कितना एग्जेम्प्ट होगा। क्या आराम से, जल्दी जवाब मत दो, क्वेश्चन टफ है ना। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, जितना दिख रहा है उतना आसान नहीं है। मैं किसी और से भी पूछ सकता हूं अगर रोहित ने गलत बताया था। हाँ रोहित जी, क्या, नहीं नहीं वैसा नहीं, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कुछ भी मत पूछो, है ना। चार्जेस बोलते हैं या कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, मेंटेनेंस बोलते हैं, बात एक ही है। चार्जेस कंट्रीब्यूशन, लकीर के वकीर मत बना करो रे, है ना। जो मेन मुद्दा है वो तो तुम टच ही नहीं कर रहे हो। क्या बोलना चाह रहे हो, क्या टैक्स या नॉट टैक्स। नीचे वाला नॉन टैक्स, अच्छा, क्योंकि 7,000 पर मेंबर है और 7,500 रुपए की लिमिट है। कौन कौन इससे सहमत है कि भाई ये बोल रहे हैं, अच्छा हाथ तो ऊपर करो, ये बोल रहा है कि सर 7,000 पर मेंबर और फ्लैट के हिसाब से मेंबर काउंट करेंगे, लोगों के हिसाब से नहीं, तो एक मेंबर, तो यहाँ पे उसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। और इधर इसके ऊपर सर जीएसटी की बात होगी। कितने बच्चों का यही आंसर है, और तो बाकी किसी और का दूसरा दिमाग चल रहा है तो बताओ। हाँ बोल, क्या, क्यों भाई, नहीं एक्स्ट्रा लगाया। और बहुत बेसिक चीज आप मिस कर रहे हो, बहुत ही बेसिक। कितना ये जीएसटी का झूला याद है क्या, क्या इसने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, ये रजिस्टर्ड होगा या रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो जब ये रजिस्टर्ड ही नहीं होगा तो किस बात का। गजब राजा मेरी, इतनी सी भूल मत करो। ये आशुतोष तुमने बाद में बोला शायद से, भाई सर्विसेज के केस में लिमिट कितनी है,
20 लाख। बेटा ये ऐसा बाहर आ जाएगा दिमाग, इतना दिमाग चलवाऊंगा, इतना दिमाग चलवाऊंगा। सर्विसेज की इसमें लिमिट कितनी है? 20 लाख। अरे भाई जब इसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो फिर काहे बात का जीएसटी? तुम्हारा सबका ध्यान किस पे? तुम्हारा ध्यान ही किस पे? राम दादा पे, श्याम दादा पे। श्याम दादा की पत्नियां देख रहे हैं कुछ लोग। बेटा ये नहीं देखना है हमको। इसका टर्नओवर कितना है? 18 लाख। तो जब टर्नओवर ही 18 लाख है तो यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, और जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो फिर काहे बात का जीएसटी? बोलो माता रानी की जय। हाँ बुलाएंगे। पर अगर यहाँ पे व्हाट इफ टर्नओवर इज 21 लाख रुपीस, तो अगर 21 लाख का टर्नओवर है, हाँ तो अब जो बोल रहा था ना हमारा रोहित कि राम के तो कितने फ्लैट मानेंगे? 3। तो 3 फ्लैट मतलब मेंबर भी कितने हैं? 3। तो अब 8000 इंटू 3 टोटल कितना हो गया? सर क्या पूरे 24,000 पे जीएसटी लगेगा? हाँ सर हमारा जीएसटी लॉ बहुत सिंपल है, पूरे 24,000 पे क्या लगाओ? जीएसटी। और श्याम दादा का फ्लैट तो सिर्फ कितना है? 1। तो सिर्फ 1 फ्लैट है और उसका चार्जेस भी कितना है? 7। तो ये जो श्याम दादा का घर है इसके ऊपर जीएसटी की बात नहीं होगी। ठीक है, हमेशा याद रखना बेटा, जो भी मैं लिखूं ना तो बहुत सोच समझ के लिखता हूं, आखिरकार ऐसा लिखा क्यों है। ठीक है, एग्जाम में आए था ऐसे क्वेश्चन तो मजा आए। चल तो सर एनपीओ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था हमारा? RWA। तो देखो सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी। अच्छा ये एनपीओ कौन से सेक्शन में रजिस्टर होती है? सेक्शन नंबर 8 में रजिस्टर होती है। अगर 7500 पर मंथ पर मेंबर लिए हैं मेंबर से, और मेंबर की काउंटिंग होगी ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैट्स, तो हमारा हो जाएगा क्या? एग्जेम्प्ट। और अगर 7500 से ज्यादा लिए हैं तो हो जाएगा हमारा टैक्सेबल। एक चीज याद रखना हमेशा, अगर हमारा एनपीओ कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो जीएसटी के दायरे से एग्जेम्प्ट है, तो फिर भले वो जितना भी चार्जेस ले रहे उसके ऊपर भी जीएसटी की बात नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एनपीओ स्कूल चला रहा है, क्या चला रहा है? एनपीओ स्कूल। अब स्कूल चला रहा है तो भले फिर वो मेरे से 15,000 रुपए पर मंथ पर मेंबर ले ले, एनपीओ चला क्या रहा है? स्कूल। क्योंकि वो स्कूल चला रहा है, चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहा है, तभी इसके ऊपर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। तो अगर एनपीओ कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, तो फिर भले वो जितना भी कंसिडरेशन ले ले कोई मैटर नहीं करेगा। एक और चीज, अगर एनपीओ एज अ ट्रेड यूनियन काम कर रहे हैं, एज अ ट्रेड यूनियन मतलब देखो बहुत बार जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं ना उनमें इतनी पावर नहीं होती है कि वो अपने हक के लिए लड़ पाए। बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं उनमें भी इतनी पावर नहीं होती वो अपने हक के लिए लड़ पाए। तो बहुत सारे एनपीओस बने हुए हैं जो लोग क्या करते हैं, जो लोग आपके बिहाफ पे लड़ाई करेंगे, तो उनके भी आप मेंबर बन सकते हो अगर आपका एनपीओ एज अ ट्रेड यूनियन काम कर रहा है। उसके ऊपर भी हम कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन फ्रॉड, बच के रहना इन ऑनलाइन फ्रॉड से। अपनी एक स्टूडेंट थी, फ्रॉड भी ऐसा होता है लड़कियां लोग पता नहीं कहाँ ही उनका दिमाग रहता है। आप सुनो तो सही, पहले आप सुनो, आपको भी हंसी आएगी। क्या था ना, उस लड़की के साथ क्या किस्सा हुआ, उसको फोन लगाया, बोले बेटा मैं आपके पापा है ना उनका फ्रेंड बोल रहा हूँ। उनका क्या बोल रहा हूँ? फ्रेंड। अब फ्रेंड तो बोल रहा हूँ, और फिर उससे बोला कि आपके पापा ने बोला कि आपके अकाउंट में पैसे डलवा दो। तो लड़के ने बोला हाँ 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 ठीक है डाल दो। जैसे ही पैसे डाले तो पैसे 30,000 डाल दिए। कितने डाल दिए? 30,000। अब इतना तो समझदारी होनी चाहिए ना कि अकाउंट में पैसे चेक कर लो, कि नहीं चेक करेंगे कि पैसे आए या नहीं आए। मैडम को एक आया स्क्रीनशॉट 30,000 रिसीव्ड फोन पे वाला, वो मैं भी आपको कर सकता हूं।
आप कहोगे तो 50 करोड़ का भी कर सकता हूं, उसमें कुछ होता नहीं है। अभी सुनो ध्यान से, मैडम ने चेक ही नहीं करा पैसे आए या नहीं, सामने वाले ने बोला कि बेटा गलती से है ना ज्यादा आ गए, तो बेटा वापस से रिटर्न कर दो, और मेरे को है ना कहीं जाना है तो तुम अर्जेंट रिटर्न करो। लड़की इतनी समझदार, उसके अकाउंट में कितने 12,000। पता है लड़की क्या बोल रही है? बोले हाँ मेरे इसमें ना 2-2 हजार करके रिटर्न होंगे, मैं आपको रिटर्न करती हूँ। लड़की के पिताजी का पीछे फोन आ रहा है, लड़की फोन काट रही है। भाई मैडम ने 2,000 करे, फिर 2 करे, फिर 12,000 जैसे जीरो हो गए, फिर उसमें फोन पे में एरर आया कि अकाउंट में अब पैसे नहीं है। फिर मैडम ने बोला यार 30,000 भेजे थे ना आपने, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। फिर गए 30,000 तो गए, और वो जो आपके अकाउंट में 12,000 थे वो भी गए। तो फिर अब क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। तो हम गए थे ऑनलाइन कंप्लेन कराने, कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट पुलिस वालों ने बोला कि भाई मैडम आपका 12,000 का फ्रॉड हुआ है, कल एक कस्टमर आया था उसका 12 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था। कुछ भी नहीं कर सकते। पर ऐसे के लिए बहुत सारे क्या बने हुए हैं, रेडियो गेम। आप उनके मेंबर बन जाओ, महीने महीने आप फीस देते रहो। अगर उन्होंने संघ में ताकत होगी तो उनके संघ से थोड़ी बहुत लड़ाई आप जीत पाओगे। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? तो एनपीओ अगर हमारा कितना 7,500 रुपए RWA वाला ध्यान रखना, और बाकी अगर एज अ ट्रेड यूनियन सर्विसेज दे रहा है या सर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो एग्जम्प्ट है, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। सर इनको छोड़ के अगर कोई दूसरा एनपीओ है जो एग्रीकल्चर फार्मर्स की मदद कर रहा है, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, कोई भी दूसरा एनपीओ है, तो वहां पे लिमिट कितनी है? 1,000 रुपीज पर मेंबर पर ईयर। ये यहाँ पे इंस्टीट्यूट इतनी बार खेल चुका है ना, पर मेंबर पर ईयर। सर ये एग्जम्पशन क्यों बनाई? ये एग्जम्पशन बनाई है पागल बनाने के लिए। क्यों बनाई है एग्जम्पशन? कुछ भी नहीं भाई। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी एनपीओ है, चार्जेस कितना भाई? 1,000 पर ईयर के हिसाब से बताओ तो मतलब महीने का कितना क्या होगा? भारत देश में ऐसा कोई एनपीओ नहीं है जो महीने के कितने पैसे दे रहा हो, 83.33। तो सरकार एग्जामिशन चैप्टर बना तो देती है, पर जहां उसको अमेंड करना होता है वहां वो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट नहीं लाती है। इसको 1,000 को हमको सरकार को दरख्वास्त करना पड़ेगा, कितना करूं? 10,000। ठीक है, तो कुछ कुछ अमेंडमेंट सिर्फ नाम की रह गई है, जिसका कोई रिलेवेंस रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। तो अगर कोई दूसरा एनपीओ है अदर देन अबव, कुछ भी एक्टिविटी दे रहा है, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, तो उस एक्टिविटी में लिमिट कितनी है? 1,000 पर मेंबर पर ईयर। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? अब सुनना ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग बैंक है यार। कभी ना कभी तो बैंक से सर्विसेज आपने ली होगी, ली है या नहीं ली है? ली है सर। तो बैंक क्या क्या सर्विसेज देता है? और सपोज करो हम यहां पे बना देते हैं बैंक, बैंक का नाम रखते हैं अपना सपना मनी मनी। बेटा यहां पे है रोहित जी, है ना? तो रोहित जी बैंक, रोहित जी को पैसे चाहिए। ठीक है, रोहित जी बहुत कंगाल है। इनफैक्ट रोहित जी की हालत ऐसी है कि कपड़े भी दोस्त के पहनने पड़ रहे हैं। बहुत हालत खराब हो गई रोहित जी की। बाल कटवाने के पैसे नहीं है रोहित जी के। रोहित जी अपने दोस्त को बोलते हैं यार 20 रुपए दे दे, तू काट देना। बहुत परेशान है। कौन? रोहित जी। क्या कर सकते हैं? रोहित जी गए बैंक के पास और रोहित जी ने बैंक के आगे अपना रोना शुरू करा। हाँ 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 हाँ, ऐसे रोहित जी रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे हैं रोहित जी के। क्या करें? अपना सपना मनी मनी में मैनेजर मैं ही था। मैंने बोला रोहित जी आओ, स्वागत है आपका। मैंने बोला क्या चाय बिस्किट? बोले सर इसके लिए तो आया हूं। मैंने बोला अरे रोहित जी, बोले सर मेरे को लोन चाहिए। मैंने बोला क्या करोगे? बोले सर साइकिल खरीदनी है पेस के लिए। हाँ वाह,
और फिर मैंने बोला, और बोले सर देखो सीरियसली बताऊं तो रहने वहने का कोई कुछ नहीं है, ये तो अच्छा है कि पेस ने यहाँ रेलवे के पास ले लिया, तो वहीं रात को सोता हूँ, कोई खाना वाना दे देता है, सुबह को डायरेक्ट यहीं पे आ जाता हूँ। मैं बोला यार बढ़िया ही है यार, ये तो यार और क्या चाहिए। तो बोले सर हालत बहुत ही खराब है। अब मैं आपको क्या ही बताऊं कितनी हालत खराब है। बोला यार इतना रोना गाना तो मत मचाओ यार रोहित यार। बोले सर 1 लाख का क्या चाहिए लो। मैंने बोला देखो यार लोन तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर इस लोन पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट। 10% का मैं आपसे क्या लूंगा, इंटरेस्ट। सबसे पहले तो बताओ ये जो लोन मैंने रोहित जी को दिया इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? बहुत बढ़िया, क्योंकि लोन इज व्हाट, मनी। और हमने सबसे पहले झूले में देखा था कि गुड्स की डेफिनेशन से मनी आउट हो जाता है, तो इस लोन पे कोई जीएसटी की बात नहीं। इनफैक्ट सरकार ने बोला कि जो भी आपका इंटरेस्ट है ऑन लोन, एडवांसेस एंड डिपॉजिट, इसके ऊपर भी हम कोई जीएसटी की बात नहीं करेंगे। ये खुश हो गया। मैंने बोला इधर आओ। जैसे बोला सर मिल तो गया लोन। मैंने बोला मेरे भाई डॉक्यूमेंटेशन चार्ज लगेंगे। इसने बोला सर मेरे पास पैसे नहीं। मैंने बोला लोन चाहिए नहीं चाहिए? बोले हाँ हाँ सर लोन तो चाहिए। मैंने बोला देखो मेरी बैंक है, तुमसे 3,000 रुपए क्या लेगी? अब आप बताओ डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस पे जीएसटी की बात करें या नहीं करें? डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस पे तो जीएसटी की बात करूं। किस पे बात नहीं करनी है? इंटरेस्ट। इसका मन थोड़ा सा और बढ़ने लगा। इसको किसी ने बोला कि भाई एक और चीज होती है बेटा, क्रेडिट कार्ड। इसने पूछा, बोले सर ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है? तो मैंने समझाया बेटा देख क्या होता है ना कि वो एक कार्ड देंगे, उस कार्ड से तू पेमेंट स्वाइप करते जाना और पैसे 2 महीने के बाद देने। बोले सर ऐसा भी होता है? बोला हाँ। बोले सर मैं अभी स्वाइप करूंगा पैसा 2 महीने के बाद? मैं बोला हाँ 2 महीने के बाद। 2 महीने हो गए, हालत इतनी खराब हो गई कि क्रेडिट कार्ड लेने के बाद तो पेस की टी शर्ट ही पहननी पड़ रही है 7 दिन। लोगों को लग रहा है बहुत डेडिकेटेड है, पर तुम उसकी मजबूरी नहीं समझ पा रहे, दूसरे कपड़े ही नहीं है उसके पास पहनने के लिए। तो बेचारे लोगों को तो ये लग रहा है कि कितना डेडिकेटेड है पेस के लिए, पर अब कर क्या सकते हैं। संडे को भी नीचे उतर रहा है खेलने वेलने के लिए, तो संडे को भी टी शर्ट कौन सी पहनी है, कर क्या सकते हैं, हालत ही खराब। और भाई साहब क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया कितना, 20,000। अरे तो मजा आ रहा था ना इसको क्या है, इसको पेमेंट तो देना नहीं है, ये भाई स्वाइप करे जा रहा है। नाइकी की क्या बोलते हैं, नाइकी के जूते खरीद रहा है, फिर वॉच खरीद रहा है। भाई इसकी लिमिट है। लोगों को लग रहा है ऐसा क्या हो गया रोहित जी के पास इतने पैसे कहां से आ गए? अरे पैसे वैसे नहीं आए सर, 2 महीने हो गए। क्रेडिट कार्ड कंपनी ने बोला कि रोहित जी, अब रोहित जी बुलाना चाहिए क्या, बुलाओ। रोहित जी ने बोला कि भाई अब रोहित जी एक काम करो, क्रेडिट कार्ड पे भी आपका इंटरेस्ट बन गया है 2,000 रुपए। क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट पे जीएसटी की बात करें या नहीं करें? हाँ, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट पे तो जीएसटी की बात करेंगे। क्रेडिट कार्ड तुम्हारी जरूरत नहीं है, लोन तुम्हारी जरूरत थी। तो सरकार ने बोला राजा लोन का जो इंटरेस्ट है ना वहां तो हमने क्या माफ कर दिया, जीएसटी। अरे भाई क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर हम जीएसटी माफ नहीं करेंगे, ठीक है। और जो भी अदर चार्जेस है, जितने सारे अदर चार्जेस है उनके ऊपर हम जीएसटी बीएसटी की बातें कर लेंगे, ठीक है। तो बैंक का आपको समझ में आया क्या चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट। इनफैक्ट जो हम बिल ऑफ एक्सचेंज पे डिस्काउंटिंग कराते हैं ना वो भी एग्जेम्प्ट है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज पे जो हमारे डिस्काउंटिंग चार्जेस लगे उसके ऊपर भी हम कोई जीएसटी बीएसटी की बातें नहीं करेंगे। तो सर आखिरकार कहां नहीं, तो देखो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांसेस, डिपॉजिट विल बी एग्जेम्प्टेड और डिस्काउंट भी क्या एग्जेम्प्ट, पर राजा क्रेडिट कार्ड विल बी टैक्सेबल।
सबसे बेकार चीज दुनिया में एक ही है, डेट इज व्हाट, क्रेडिट कार्ड। विजय सर है ना, विजय सर, कभी बताया उन्होंने आपको 35 क्रेडिट कार्ड्स, अभी 38 हो गए होंगे, तो 38 क्रेडिट कार्ड्स। सर वो क्रेडिट कार्ड का करते क्या है यार, वो बहुत टाइम पास करते हैं, इतना टाइम पास अपन से हो नहीं पाएगा। वो क्या करते हैं ना, उन्होंने दिमाग में बहुत शातिर जैसा लगाया, वो क्या करते हैं, एक क्रेडिट कार्ड यूज करा 50 दिन, अब दूसरे क्रेडिट कार्ड से इसका पेमेंट करा, तीसरे से दूसरे का करा, चौथे से इसका करा। भाई हमसे एक नहीं संभलती, और उनको कितना कितना करना है भाई, 38, ना हो पाएगा। ठीक है, अपन से ना हो पाएगा, पर भाई उनकी अपनी मस्ती है। तो ये 38 क्रेडिट कार्ड घुमाते हैं। तो मैंने एक दिन पूछा था, बोला यार ये 38 क्रेडिट कार्ड में खुद नहीं घूम जाते हो कि ये वाले क्रेडिट, तो बोले भाई रोज आधा एक घंटा इस पे ही जाता है कि ये वाले क्रेडिट कार्ड से इसका पेमेंट, ये वाले क्रेडिट कार्ड से इसका पेमेंट, ये वाले क्रेडिट कार्ड का इसका पेमेंट। ठीक है, तो आपका मन मर्जी हो तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? रुक जाओ, क्या बेटा? चलो भाई फटाफट से, है ना, 5 मिनट का समय दिया मैंने आपको, फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ। ये एग्जाम में आया था, एग्जाम में 5 मिनट भी ज्यादा दे दिए मैंने आपको। आशुतोष, आज प्रिंस नहीं आया क्या? प्रिंस की बहुत याद आती है यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो करा प्रिंस ने, मेरे को बताओ। आए है ना सर। प्रिंस तुम्हारी रानी का है? बोलो ना आंसर, बोलो फटाफट से, प्लस माइनस करो। ये आ गया आशुतोष कुमार, ऑनलाइन वाले बच्चों का जल्दी आ रहा है यार, बहुत बढ़िया आशुतोष, सही है बेटा। नाइन्टी वन, कितने बच्चों को 91? ठीक है, 91, बहुत बढ़िया। और वाह, 5 करोड़, ओ गजब, 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 में से आपको 5 नंबर मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन सर एग्जाम में आते हैं। हाँ बेटा, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, मैंने थोड़ी बनाया है। ठीक है, तो कब आया था सर ये? इंटर के एग्जाम में आया था। ठीक है, फाइनल का क्वेश्चन करूंगा 9 नंबर का, फिर बोलना मत कि सर सीए टफ होता है। फाइनल का क्वेश्चन करूंगा 9 नंबर का, एग्जामिशन चैप्टर होने दो। ठीक है सर, आ जाओ यार, आ जाओ सर। लोन टू द कस्टमर, अगर लिखा ना एग्जाम्प्ट, तो बेटा जो जूता है ना वहीं से आएगा, फ्लाइंग जूता, और पड़ेगा तुमको वहां पे। लोन इज नॉट एग्जाम्प्ट, लोन इज नॉट एग्जाम्प्ट, लोन इज अ ट्रांजैक्शन इन मनी एंड देयरफॉर दिस इज नॉट लेविएबल। प्लीज ये मत लिख के आना लोन इज एग्जाम्प्ट। अच्छा, ऑल्दो आंसर सेम ही आएगा,
ऑल्दो आंसर क्या आएगा, सेम। ठीक है, तो हम यहाँ पे रीजन में नहीं लिखेंगे एग्जेम्प्ट, हम यहाँ पे सिंपल लिख के आएंगे कि जो ट्रांजैक्शन इन मनी है डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, गुड्स और सर्विस। ठीक है, बोलो चीजें ध्यान में। फिर सर ये बताओ यार फटाफट से, दिस इज नॉट इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस एंड डिपॉजिट, फिर कमीशन, फिर इंटरेस्ट इनकम ऑन, सर हाउसिंग लोन हटाओ। ठीक है, और टोटल कर देना कितना आ जाएगा, 91। बोलो बात क्लियर हुई क्या आपको सर? और बैंकिंग में बस एक और चीज बच गई है, वो है हमारा फॉरेन करेंसी को बेचने और खरीदने में जो भी हमारा कमीशन आता है। 2 मिनट इसको ध्यान से सुनना बेटा। एक होता है यहाँ पे कस्टमर और कंज्यूमर, यहाँ पे है हमारी बैंक। सपोज करो कंज्यूमर को चाहिए अपना रोहित जी, ठीक है, रोहित जी ने क्या बोला ना, ठीक है, रोहित जी वहां पे रेल पे सोता था, रोहित जी को एक और सुकन्या भी मिल गई, ठीक है, और इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। ये अरे नाम नहीं बता सकते, ये सीए कर रहा था, ठीक है, सीए कर रहा था ये, वो डॉक्टरी का कोर्स कर रही थी। ठीक है, दोनों का स्ट्रगल तो देखो आप, कितना खास स्ट्रगल है दोनों का। रोहित जी का तो इतना स्ट्रगल है, बेचारे वहां पे रात को सो रहे हैं और सुबह को क्लास। सबसे पहले क्लास भी कौन आता था, रोहित जी। भाई एसी की हवा मिल रही और क्या चाहिए। ठीक है, अब सुनो, उसने ऐसे डिमांड करी कि रोहित मुझे अमेरिका जाना है। ठीक है, मुझे कहाँ जाना है, अमेरिका। ऐसी डिमांड। अब देखो यार, रोहित ने ऐसे ही इंटरेस्ट से रोहित बैंक के पास गया और इसने बोला बैंक मुझे $5,000 चाहिए। पहले तो बैंक ने इसको ऊपर से नीचे तक देखा, बोले यार रोहित तुम्हें क्या चाहिए, $5,000। बैंक ने बोला देखो रोहित, अभी हमारे पास $2,000 है, $3,000 हमको दूसरी बैंक से जुगाड़ करने पड़ेंगे। भाई एक बैंक दूसरी बैंक से क्या कर रही है, कितने डॉलर का। ये जो दोनों बैंक्स के बीच ट्रांजैक्शन हुआ, ऑथोराइज डीलर्स के बीच ट्रांजैक्शन हुआ। बैंक यहां तो बैंक से लेगी, या फॉरेन करेंसी के बहुत सारे ऑथोराइज डॉलर्स, बहुत सारे ऑथोराइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां से लेगी। ये जो इनके बीच में ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इसके ऊपर हम जीएसटी की बात नहीं करेंगे। तो सर जो बैंक और कंज्यूमर के बीच ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या उसके ऊपर जीएसटी की बात होगी? हाँ होगी, और इसमें स्पेशल वैल्यूएशन रूल्स लगते हैं। क्या लगते हैं? स्पेशल वैल्यूएशन रूल्स, जो आप सीखेंगे सीए फाइनल में। आपकी जानकारी के लिए बता दो, सीए फाइनल की क्लासेस चल रही है 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। ठीक है, तो यार अभी समझना ध्यान से, रुको। इंटरेस्ट और फॉरेक्स के केस में अभी रुको, वो मेरे हाथ में है ना, मेरे को रिकॉर्डिंग करना है, तो अभी सुनो ध्यान से, 2 मिनट सुनो। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस एंड डिपॉजिट, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट। इसमें क्या डिस्काउंट भी आ जाएगा? हाँ सर, इसके अंदर डिस्काउंट भी आ जाएगा। पर क्या क्रेडिट कार्ड आएगा क्या? नहीं सर, क्रेडिट कार्ड नहीं आएगा। जो भी हमारे अदर चार्जेस हैं, अदर चार्जेस में बहुत सारे खर्चे आ गए, प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, ब्रोकिंग चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, जितने भी अदर चार्जेस हैं जो इंटरेस्ट नहीं है, क्या वो टैक्सेबल रहेगा? हाँ सर, वो टैक्सेबल रहेगा। एक बैंक दूसरी बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शन कर रही है फॉरेन करेंसी खरीदने और बेचने का, उसके ऊपर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। ठीक है रोहित जी, सजा तो मिलेगी। अब तुम बता दो क्या करोगे तुम? डांस तो तुम, डांस आता तुम, गाना आता है तुमको? गाना गाना गाना, अरे गाना 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 गाना। पुशअप्स लगाओगे? नहीं, सिटअप्स, पुशअप्स 15।
अरे सब लग जाए, अरे हो जाएगा। कहाँ टूटा हुआ है? कुछ भी। इसका हाथ टूटा हुआ है क्या? गाना गा दे। तू शायरी आती? अरे यार कुछ तो आता होगा ना यार। हाँ चल, कौन सी गंदी वाली आती है भाई? नहीं है, कुछ तो सजा तो मिलेगी। किसके साथ? वाह यार, उसे क्या गलती? उसकी क्या गलती? उसकी क्या गलती? चल एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? सुन तो लो। जो टॉपिक तुम बोल दोगे, जो टॉपिक तुम बोल दोगे, ठीक है, पूरा एग्जामिनेशन में से कुछ भी तुम, जो टॉपिक तुम बोल दोगे उसमें से जो बोल दो उसमें। चलो गवर्नमेंट से पूछ ले, ठीक है? अब तुमने खुद ही बोला तो बेटा बहुत बढ़िया, अभी गवर्नमेंट से पूछ लेते, ठीक है? बहुत बढ़िया। और अगर नहीं बताया तो फिर? नहीं तो क्या, नहीं बताया तो नहीं, तो अब ऑप्शन दिया यार तुमको मैंने, तो अगर नहीं बताया तो? नहीं बताया तो 40 सिटअप्स। 40। फ्लेक्सिबल की एग्जिट? बहुत बढ़िया, एग्जाम्प्ट है क्योंकि 75% से ज्यादा है। ये कौन देखेगा? वहां पे सीजी, एसजी, यूटी और लोकल अथॉरिटी, ये गवर्नमेंट एंटिटी है। तो ये मत बोलना सर आपने कहा बताया गवर्नमेंट एंटिटी है, लिखा है क्वेश्चन में आ जाओ। पाँव तो नहीं टूटेगा? 1 2 3 4, आराम से आराम से आराम से 6। बेटा कल तेरी बारी आएगी, बहुत कर रहा है। कितने हो गए यार इसके? चलो बहुत बढ़िया, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।